विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए ये सब जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने किस लिए किया। घर में भूनी भाग नहीं चले थे ब्याह करने, वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज भी था, देखने सुनने में भी अच्छी थी। एक दो आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने को मुंह छोड़ न सकी और यह सारा क्रोध उतारना होता तो बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों भी अभी किसी लायक न थे। अगर ये तीनों न होते तो बूटी को इतना कष्ट न होता जितना। थोड़ा सा भी काम कर देती, वही रोटी कपड़ा दे देता। वह चाहती तो किसी से शादी कर सकती। मोहन उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता, गायों भैंसों का सानी पानी सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा न होता। वह रोज एक न एक खुचड़ निकालती रहती। मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर से गृहस्थी का भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाश हो गया, ना खाने का सुख, न पहनने ओढ़ने का, किसी बात का नहीं। इस घर में क्या आई, मानो उसकी भट्ठी में पड़ गए। उसके वैधव्य और उसकी जलन ने उसके हृदय की सारी मृदुता जलाकर भस्म कर दी थी। पति के पीछे तो कुछ नहीं था, बूटी के 400-500 के गहने थे जो एक एक कर हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में न जाने कितनी औरतें थी जो उससे जेठी थी, लेकिन गहने डालकर और मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती। इसलिए उसे कोई विधवा हो जाता तो बूटी को बड़ी खुशी होती। वह अपनी सारी जलन लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। शाम को मोहन घर आया तो बूटी ने कहा, देखती हूँ तो बड़ा साण बनने पर उतारू। मोहन ने प्रश्न किया, कैसा साण, क्या बात है? तू रूपा से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा साण? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी और उसके लिए पान लाए जा रहे हैं, कपड़े रंगाए जा रहे हैं। मोहन ने विद्रोही भाव को धारण किया, कहा, उसके 2-4 पैसे के पान मांगे तो क्या कहता है, पैसे दे। धोती रंगने को दी तो उससे पैसे मांगता। मोहल्ले में तू ही एक धन्ना सेठ है और किसी से उसने क्यों नहीं कहा? वह जाने, मैं क्या बताऊं। तुझे अब छैला बनने की सूझी है। घर में कभी एक पैसे का पान लाया? यहाँ पान खाने के लिए कौन है? क्या तेरे लिए घर में सब मर गए? मैं न जानता था तुम पान खाना चाहती हो। संसार में एक रूपा ही है पान खाने जोग। शौक श्रृंगार भी तो की भी तो उम्र होती है। बूटी जल गई, उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर दिया। बुढ़ापे में उसने साधनों का महत्व क्या, जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, इस पर इतना कुठारा घात। लड़के ने उसे बूढ़ा बोल दिया। उसके आदमी को मरे अभी 5 साल ही तो हैं। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मढ़ दिए, नहीं तो अभी वह कई दिन की है। चाहती तो आज भी ऊँट लाल किए पाँव में महावर लगाकर मटकती फिरती। जिन लड़कों के लिए उसने इतना त्याग किया, आज तो मोहन ने उसे बुढ़िया कह दिया। रूपा उसके सामने खड़ी कर दी, चाहे तो चूहिया लगे, फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चीते पहनने के दिन है। तेरा बाप मरा तो रुपये, तब मैं रूपा से 2-4 साल बड़ी ही थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम्हारा पता न होता। गली गली भीख मांगते घूमते। अब इस घर में या तो तू रहेगा या मैं रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर रूपा मेरे घर में आई तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेती है। मोहन ने व्यथित कंठ में कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। क्यों अपना पानी आप खो रहे हो? मैं तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। तू आज से यहीं आंगन में सोया कर और गाय भैंसे बाहर पड़ी रहेंगी। पड़ी रहने दो, कोई डांका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? हाँ, तो फिर मैं यहाँ न सोऊंगा। तो निकल जा मेरे घर से। हाँ, तेरी ये इच्छा तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने न आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले। वह अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रूपा ने उसके रूखे जीवन में एक स्निग्धता भर दी है। जीवन कुछ सूना सूना लगता था। रूपा ने नव बसंत की भांति आकर उसे पल्लवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करना होता पर ध्यान रूपा की ओर लगा। सोचा, उसे क्या दे दूं वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन सा मुंह लेकर जाए उसके पास? क्या उससे कहे कि अम्मा ने तुझसे मिलने से मना किया है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों ने कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो, मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा? इस पर रूपा ने जो जवाब दिया था, मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजूरी करो तब भी मोहन हो, उसी
रूपा से। आज वह जाकर कहे कि मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं, वह रूपा के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह ना सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रूपा उसकी राह देख रही होगी। ना जाने क्यों रूपा से इतना चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। रूपा आ रही। हाँ, वही है। रूपा उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा। रूपा उसका सिर हिला कर कहा, सो गए क्या मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी, कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी। उसने के प्राण मानो निकलकर रूपा के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। रूपा ने कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ, जरा नींद आ गई थी। रूपा, तुम इस वक्त क्या करने आई हो? कहीं अम्मा ने देख लिया तो मुझे मार ही डालेंगे। तुम आज आए क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई तो मैं समझ गई तुम मुझे प्यार नहीं करते। मेरा बस होता तो मैं तुमको अपने प्राण में रख लेता। इसी समय घर के किवाड़ खटके। रूपा भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर का के काम धंधे में जी न लगाता। मोहन को देखते ही वह साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धोती बहुत मैली हो गई है सोहन, धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा कौन पैसे दिए देती है, तो मुझसे ले लो। यह कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते रहते थे। बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला था। मैना सिर के बाल खोले आंगन में बैठी घरौंधा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंधा बिगाड़ दिया और आंचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने चली गई। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ नहीं। तू तो बहुत अच्छे घरौंधे बनाती है, जरा बना देखूं। मैना का रोआ सा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ भय था वहाँ विश्वास चमक उठा। मैना घरौंधा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया क्या ब्याह कब होगा? मैना, न्योता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। जब भैया पानी मांगे तो वह लोटा को राख से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लेगी? 1 पैसे के बतासे लूँगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंगे जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा। हाँ, 2 पैसे दे दो भैया, मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाएगा। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ उठाया। मैना हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिया और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का न्योता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का झावा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देख कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती हो रही है, भैंस कब दुही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया। जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया। माता को गोबर का बोझ लिए देख उसने झावा उसके सिर से उतार लिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दू, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जाकर अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दुहेगा? वह भी मैं करूँगा। तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा। तो मैं क्या करूँ? तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ावेगा तो कै दिन निवाह होगा? मैंने तो 1 पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा। पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं, तो अब मैं पान खाऊंगी। हाँ और क्या, जिसके 2-2 जवान बेटे हों, क्या वह इतना शौक भी ना करे? बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ
हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोपल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मैना और सोहन को एक एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा, और तू तो बूढ़ा हो गया क्यों? इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली। एक मिठाई दोने में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, यह ले। मोहन ने मिठाई आधी अपने मुंह में डाली। कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी, फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग की पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही, वह लड़कों के राज में मिली। पानदान में कई कुल्हड़ियाँ हैं, और देखो, दो छोटी छोटी चिमनियाँ भी। ऊपर कड़ा लगा है, जहाँ चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तस्तरी में पान रखे जाएंगे। ज्यों ही मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तस्तरी में रखा, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को धो दिया। एक पुराना आईना पड़ा था, उसमें मुंह देखा। मुंह में लाली है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़ी ही पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया था कि मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है। आज उसने प्रसन्न मुख से रस्सी दे दी और सद्भाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास भाव से कहा, नहीं काकी, आज तो सारा दिन किया है, ना जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो जरा देखूं चलकर, दांत हैं कि और कोई फसाद, किसी की नज़र तो नहीं लग गई। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है, घर के काम धंधे में बड़ी तकलीफ होती होगी। नहीं काकी, रूपा आ जाती है, घर का काम कर देती है। नहीं, अकेले मेरी तो मरण हो जाए। बूटी को आश्चर्य हो। रूपा को उसने केवल तितली समझ कर रखा था। रूपा? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, बच्चे को संभालती है। गाढ़े समय में कौन किसी को पूछता है काकी? उसे तो अपने सजने संवरने से छुट्टी न मिलती होगी। यह तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिस्सी का काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्ति ने न दिया। बेचारी दिन रात जागती रही। मैंने कुछ दिया तो नहीं। हाँ, जब तक जीऊँगी उसका जस गाऊँगी। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? सास सिंगार के पैसे। मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी। शौक सिंगार की उम्र है उसकी। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। तभी रूपा आई और बेनिया लाकर झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया, मुझे दे दे। मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर यहाँ काम करती है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो काकी, और लोग कहते हैं कि वो बिना गाली के बात नहीं करती। मैं तो डर के मारे तुम्हारे पास नहीं आई। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। मैं आँखों देखी मानूं कि कान की सुनी। दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर मुंह फेर लेती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है मोहन ने इससे कुछ ना कहा हो। हाँ, यही बात है। आज रूपा बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक सिंगार न करेगी तो कब करेगी? फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रूप का बखान करें। इसका रूप इतना सुंदर है, उतना ही इसका सुंदर मन है। उस दिन से रूपा प्राय एक दो बार बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा ली। अगर कभी रूपा बिना काजल या बेरंग साड़ी पहनकर आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को ये जोगिया भेष अच्छा नहीं लगता। यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने हंसते हुए कहा, तुम बूढ़ी कहाँ से हो गई अम्मा? लोगों को इशारा मिल जाए तो भंवरों की तरह तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनूंगी। फिर बूटी ने रस भरी आँखों से रूपा की ओर देखकर पूछा,
अच्छा बता मोहन से तेरा ब्याह कर दूं। रूपा लजा गई, मुंह पर गुलाबी आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, पैसे जुटा, मैं रूपा से तेरी शादी की बातचीत कर रही हूँ। मोहन मुस्कुरा दिया। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।